हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी एस स्मिथ शाह। मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आ गया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट जी एस टी आर फॉर्म 3B। ये जी एस टी आर 3B फॉर्म क्या है, उसका क्या यूज़ है, उसको किसको फाइल करना है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, किस तरह से फाइल करना है, वो सब हम आज सीखेंगे। हम आज ब्रॉडली हम ये तीन चीज़ सीखेंगे, जैसे मैंने बताया कि ओवरव्यू क्या है उसका, कंप्लीट गाइड एंड ऑनलाइन डेमो। उनके जीएसटी के पोर्टल पे किसे इसको कैसे फाइल करना है उसका डेमो भी हम देखेंगे आज जीएसटी आर 3B का। सबसे पहले तो कि जीएसटी आर 3B है क्या। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 18th मीटिंग में डिसाइड किया, मतलब ये फॉर्म इंट्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर्स। इनिशियल ये जो जीएसटी का अभी इनिशियल रोल आउट का फेज़ है, तब गवर्नमेंट ने सोचा है कि टैक्स पेयर का बर्डन कम किया जाए, इसलिए जीएसटी आर 3B लॉन्च किया गया है। जीएसटी आर 3B उसका जीएसटी आर 1, 2 एंड 3 का एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है। इसकी अभी ड्यू डेट है जुलाई महीने का। जीएसटी आर 3B फॉर्म हमें भरना है 20th अगस्त तक। इन सेम वे अगस्त का भरना है 20th सितंबर तक। अभी कोई लोग ऐसा सोचेंगे कि जीएसटी आर 3B है तो जीएसटी आर 1, 2, 3 हमें नहीं भरना है, लेकिन वो गलत है। जीएसटी आर 3B के इंट्रोडक्शन के बाद जीएसटी आर 1, 2 एंड 3 तो भरना ही है। अपना जुलाई का जीएसटी आर 1 उनको फाइल करना रहेगा 5 सितंबर तक, जो ऑलरेडी ड्यू डेट दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सेम वे उसका जीएसटी आर 2 उसका 10th डेट तक भरना है, एंड सेम वे जीएसटी आर 3 भरना रहेगा। अभी जीएसटी आर 3B जो फॉर्म है एक सेल्फ असेसमेंट बेस्ड फॉर्म है, जिसमें वॉलेंटरी डिक्लेयर करना है, मतलब अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से डिक्लेयर करना है अपना जो भी डेटा है वो। यहाँ पे वो क्रेडिट मैचिंग या वो कोई भी कंसेप्ट गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करेंगे। जीएसटी आर 3B फॉर्म किसको भरना है, हर एक टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर्ड है उसको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता है, एक्सेप्ट कि कंपोजिशन डीलर जिसने कंपोजिशन स्कीम अप्लाई किया है उनको ये रिक्वायरमेंट नहीं है ये फॉर्म भरने की। अभी जीएसटी आर 3B में हमें क्या डिटेल देनी है। जीएसटी आर 3B में हर एक आउटवर्ड सेल की डिटेल देनी है, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल देनी है, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है, तो फिर उसका टैक्स पेमेंट की डिटेल देनी है, एंड लास्ट में टीडीएस और टीसीएस की डिटेल देनी है। तो ये ब्रॉडली मैंने बताया कि इसमें क्या क्या डिटेल देनी है। अभी हम एक एक चीज़ देखते हैं कि एक एक पॉइंट पे जीएसटी आर 3B फॉर्म देखते हैं जिसमें किस तरह से हमें डिटेल देनी है। ये है फॉर्म जीएसटी आर 3B। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म है जीएसटी आर 3B सी रूल 61(5). सीजीएसटी रूल 61(5) के तहत ये फॉर्म नोटिफाई किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें ईयर एंड मंथ डालना है। फिर है कि जीएसटीएन नंबर और लीगल नेम जो अपना ऑटो पॉपुलेट ही हो जाएगा। फिर है कि डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे आपको मैं हर एक एक चीज़ पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से डिटेल देनी है। पहले हम देखेंगे कि 1 मिनट। हाँ, पहले हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब कि हर एक आउटवर्ड सेल की डिटेल देनी है, प्लस इनवर्ड सेल जो रिवर्स चार्ज में लायबल है उसकी डिटेल हमें यहाँ पे देनी है। सबसे पहले पॉइंट ए है आउटवर्ड सप्लाई। उसके ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, मतलब हर एक आउटवर्ड सेल की डिटेल देनी है एक्सेप्ट जो जीरो रेटेड है या नील रेटेड है या एग्जम्प्टेड है। सेम वे जीरो रेटेड की आपको डिटेल पॉइंट बी में देनी है। फिर आपको पॉइंट सी में नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड गुड्स की डिटेल देनी है, एंड पॉइंट डी में आपको सेम वे जो अपना इनवर्ड सप्लाई है वो जो रिवर्स चार्ज में लायबल है उसकी डिटेल देनी है, एंड पॉइंट ई में डिटेल देनी है जो नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, मतलब कि ऐसे गुड्स के जिसके जो जीएसटी के दायरे के बाहर है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अल्कोहल है, वो सब चीज़। अभी यहाँ पे आपको डिटेल क्या देनी है, डिटेल में आपको ये चीज़ देनी है कि टैक्सेबल्स, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिटेल यहाँ पे हमें हाईलाइट करनी है।
टैक्स टोटल टैक्सेबल वैल्यू देनी है, फिर उसके ऊपर जो इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है वो उसकी डिटेल देनी है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड सेस। इतने 3 डिटेल की बाइफिकेशन हमें यहाँ पे देना है। अभी हम पॉइंट 3.2 पे आते हैं। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आउटवर्ड सप्लाईज शोन इन 3.1A अबव, मतलब कि जो मैंने ये टिक किया पॉइंट ए में जो लिखा है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, उसकी ये बात कर रहे हैं कि 3.1A अबाउट डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर। मतलब कि जो पॉइंट ए में ऊपर आपने जो डिटेल बताया उसका आपको फर्दर बाइफरकेट करना है। फर्दर बाइफरकेट ऐसे करना है कि उसमें से आपने कितना, जो भी 3.1 में दिखा उसमें से आपने कितना माल अपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, या फिर जो ऐसे डीलर को बेचा है जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, या फिर ऐसे डीलर को बेचा है, मतलब ऐसे लोगों को बेचा है जो यूआईएन होल्डर है। यूआईएन होल्डर वो लोग होते हैं कि जो जैसे कि यूएन एम्बेसी है, जिनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है गवर्नमेंट के तौर से। तो ये आपको यहाँ पे इसको फर्दर बाइफरकेट करना है। उसमें आपको देना डिटेल क्या देनी है, उसमें आपको देना है स्टेट देना है, टैक्सेबल वैल्यू खाली देनी है, एंड अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स देना है कि इस पे कितना टैक्स लगा है। फिर आपका पॉइंट 4 है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, एलिजिबल आईटीसी। अभी उसमें पॉइंट ए में क्या कहते हैं, आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। अभी आईटीसी किस तरह से आपको अवेलेबल होगी, मान लो कि आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो आपको आईटीसी मिल सकती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो मिल सकती है, या फिर इनवर्ड सप्लाई है जो रिवर्स चार्ज में आपको लायबल है उसकी भी आपको क्रेडिट मिल सकती है, या इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी हो सकता है तो उसकी आपको क्रेडिट मिल सकती है। तो एन आईएसडी है मतलब कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो अपने यूनिट को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि बैंक है तो उसका एचओ ऑफिस उनके ब्रांच को आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि एचओ कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकता। सेम वे एंड लास्ट पॉइंट है ऑल अदर आईटीसी। ऑल अदर आईटीसी इज इम्पॉर्टेंट वन। ऑल अदर आईटीसी में आपका आ जाएगा कि जो आपका डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है, मतलब कि आप इंडिया विद इन इंडिया जो आप माल सामान परचेज करते हैं या सर्विस लेते हैं तो उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी उसकी डिटेल आपको पॉइंट 5 में देनी है। सेम वे उसके बाद है आईटीसी रिवर्स्ड एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। सीजीएसटी रूल 42 एंड 43 कहता है कि आपको वो सेक्शन है कि क्रेडिट मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम, मतलब कि आपने कहीं पे क्रेडिट ली या कोई कारण से आपको रिवर्स करनी पड़ती है। मान लो कि जीएसटी में रूल है कि विद इन 6 मंथ्स पेमेंट करना पड़ता है, सपोज पेमेंट नहीं किया है तो वो क्रेडिट रिवर्स हो जाती है। तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे पॉइंट 1 एंड 2 में डालनी है। उसके बाद आपका नेट आईटीसी हो जाएगा, और डी में है आपका इनएलिजिबल आईटीसी। इनएलिजिबल आईटीसी है कि एज पर रूल 17(5), मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपने प्रोक्योर किया लेकिन उसकी आईटीसी की एलिजिबिलिटी नहीं है। 17(5) सेक्शन 17 कहता है कि जैसे कि मोटर व्हीकल है तो उस पर जीएसटी तो लगता है लेकिन उसकी आईटीसी की एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आपको ये इनएलिजिबल आईटीसी की डिटेल यहाँ पे देनी है। अभी हम ये देखते हैं कि ये एलिजिबल आईटीसी जो पॉइंट 4 है उसमें आपको क्या क्या डिटेल देनी है। उसमें आपको डिटेल ये देनी है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस। मतलब कि आपका जो भी मान लो कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं देनी है, ओनली आपको टैक्स की अमाउंट ही देनी है। जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा तो यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी देनी थी, तो जो यहाँ पे नहीं देने की ज़रूरत है। सेम वे अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अभी पॉइंट 5 देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट नील रेटेड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। एक एक पॉइंट देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट मतलब कि जो आपने एग्जम्प्ट गुड्स परचेज किए हैं, जो भी गुड्स में एग्जम्पशन दिया गया है वो। फिर नील रेटेड मतलब कि जो गुड्स एग्जम्प्टेड नहीं है जीएसटी में लेकिन उसका टैक्स रेट जो मेंशन किया गया है जीएसटी रूल्स में वो खाली 0% है। जैसे कि अनब्रांडेड वीट है, कोई भी खाने के आइटम है, वो सब अनब्रांडेड वीट है, वो सब 0 रेटेड है, मतलब उसमें वो जीएसटी में है, एग्जम्प्टेड भी नहीं है लेकिन उसका टैक्स रेट 0 है। सेम वे आपको और एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई,
जैसे ऊपर नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई था, यहाँ पे है नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। मतलब कि ऐसे गुड्स जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, वो गुड्स का जो प्रोक्योरमेंट है उसका आपको यहाँ पे डिटेल देना है। फिर यहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्या डिटेल देनी है, यहाँ पे आपको इंटरस्टेट सप्लाईज एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज, ये दो चीज़ में आपको यहाँ पे बाइफरकेट करना है। मतलब कि हर एक एग्जेप्टेड गुड वेदर इट इज़ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, कॉम्पोजिशन में लिया है तो इंट्रास्टेट ही होगा, बिकॉज कॉम्पोजिशन डीलर तो इंटरस्टेट बेच ही नहीं सकता। सेम वे मान लो कि आपने नॉन जीएसटी गुड्स लिए हैं, तो आपने विद इन स्टेट लिए कि आउटसाइड स्टेट लिए, ये दोनों में आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो ये है पॉइंट 5। फिर है आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में ये है कि ऊपर की जो डिटेल होगी आउटवर्ड सप्लाई और एलिजिबल क्रेडिट, वो सब का डिफरेंस सेट ऑफ होके यहाँ पे आपका टैक्स पेएबल में आ जाएगा। आपका टैक्स पेएबल में आपको वो डिटेल आ जाएगी। फिर से उसके बाद आपको देखना टैक्स पेएबल हो गया। उसके बाद है कॉलम है आपका आईजीएसटी का, मतलब कि इन पेड थ्रू आईटीसी, मतलब कि आपका जो भी टैक्स पेएबल था वो आपने किस तरह से पे किया है। मान लो कि जैसे कि इंटीग्रेटेड जीएसटी है तो आप उसको पे कर सकते हो आईजीएसटी के क्रेडिट के सामने, सीजीएसटी के क्रेडिट के सामने, स्टेट जीएसटी के सामने एंड सेस के सामने। सेम वे सेंट्रल जीएसटी, उसकी क्रेडिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको हमने इसको ब्लैकआउट किया गया है ये, बिकॉज कि सीजीएसटी के क्रेडिट सीजीएसटी जो पेएबल है उसको एसजीएसटी के क्रेडिट के सामने सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। सेम वे एसजीएसटी के सामने सीजीएसटी यूज़ नहीं हो सकता है, तो उसको भी ब्लैकआउट किया गया। एंड सेस के सामने सेस कोई भी क्रेडिट कहीं पे भी यूज़ नहीं हो सकती है। जैसे कि आप देखेंगे तो सेस पूरा ब्लैकआउट है कि सेस के सामने खाली सेस की क्रेडिट ही यूज़ हो सकती है। उसके बाद आपका जो डिफरेंस होगा उसमें से आपको एडजस्टमेंट मिलेगा टीडीएस एंड टीसीएस का। यहाँ पे आप पॉइंट 7 में देख सकते हैं कि टीडीएस एंड टीसीएस है, वो आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको टैक्स पेड इन कैश, मतलब कि उसके ये सब एडजस्टमेंट के बाद जो भी रहता है, जो भी पेएबल बनता है वो आपको कैश में पे करना रहेगा। प्लस आपको देखना है कि इंटरेस्ट है या लेट फी है तो लेट फी लगानी है। वो सब होने के बाद आपका आएगा नेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो आपको ऑनलाइन ही चलन जनरेट करके आपको पे करना है। वो अभी आगे आगे आप देखेंगे तो हम चलन कैसे जनरेट करना वो सब दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आपको टीडीएस और टीसीएस की डिटेल है। टीडीएस एंड टीसीएस पूरा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि हमारे इनकम टैक्स में 26 एएस है जो ऑटोमेटिक ही अपनी क्रेडिट दिखाता है टीडीएस की, सेम वे यहाँ पे भी आपको ऑटो पॉपुलेट ही हो जाएगी। तो आपको ये टीडीएस और टीसीएस की डिटेल आ गई। अभी एक नीचे मेन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखनी है कि ये है कि डिटेल ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है क्या। जैसे कि आपने ऊपर देखा, हमने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे डिटेल देनी है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की। ये तो अभी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है क्या। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी है कि वैल्यू ऑफ इन्वॉइसेस, मतलब कि हर एक सेल इन्वॉइस जो आपने बनाए वो, प्लस आपने जो डेबिट नोट रेज की कस्टमर पे वो, लेस आपको जो क्रेडिट नोट मिली वो, प्लस एडवांस रिसीव्ड फॉर विच इन्वॉइस इज नॉट जनरेटेड। मतलब कि आपको किसी माल का एडवांस मिल गया बट उसका इन्वॉइस नहीं बना है क्योंकि काम ख़त्म नहीं होगा, तो आप फिर भी, लेकिन जीएसटी में आपको एडवांस मिलता है तो जीएसटी पर देना पड़ता है, तो आपको वो एडवांस की डिटेल देनी है। लेस यहाँ पे वो बिना ब्लैकआउट हो गया है, तो हम वो देख लेते कि क्या है। लेस आपको करना है, एडजस्टमेंट करना है, वैल्यू ऑफ एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट द इनवॉइसेस। मान लो कि आज हम एडवांस पे भर देते हैं जीएसटी, लेकिन इन फ्यूचर जब इनवॉइस बनते हैं तो आपको वो एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, तो वो आपको लेस करना है। तो ये है कि सारी की सारी डिटेल है जो हमें जीएसटी फॉर्म 3B भरने के टाइम ध्यान रखनी है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि उसको ऑनलाइन कैसे फाइल करना है। उसके बाद आप जाइए सर्विसेज में, रिटर्न में,
एंड रिटर्न में आपको यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड आ जाएगा। रिटर्न डैशबोर्ड पे करते हैं क्लिक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर एंड मंथ आ गया है। बिकॉज मेरा जीएसटी नंबर अगस्त में लिया हुआ है तो मुझे जुलाई महीना मुझे यहाँ पे डिसेबल्ड है। सो मैं यहाँ पे आपको अगस्त का फाइल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आएगा कि आपका देख सकते हैं कि GSTR 1 है पहले, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर GSTR 1। यहाँ पे 1 अभी हम जाने देते हैं, फिर 2A जाने देते हैं। ओके, 1 में जाते हैं, फिर से रिटर्न के डैशबोर्ड में हम जाते हैं। ये मैंने अगस्त का सर्च किया। यहाँ पे हम 2A 3B, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली GSTR 3B। यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली रिटर्न पूरा आ गया है कि यहाँ पे है स्टेटस नॉट फाइल्ड। फिर रिटर्न पीरियड है अपना अगस्त है, उसकी ड्यू डेट है 20 सितंबर। यहाँ पे आप जैसे मैंने अभी आपके उसको पहले ही की स्लाइड में बताया कि आपको क्या क्या डिटेल भरनी है, वही अभी फिर से यहाँ पे आएगी। जो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 3.1 से। यहाँ पे आपको जहाँ पे टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई देना है कि आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड। यहाँ पे उसको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, IGST डालना है, सेंट्रल GST, स्टेट GST, सेस सब कुछ डालना है। यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर पे 1000 तो ऑलरेडी डाल के रखा है। फिर आपका आएगा नीचे, आप पॉइंट बी में आपको जीरो रेटेड डिटेल देनी है, फिर नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, फिर इनवर्ड सप्लाई RCM वाला, फिर नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। ये सब कुछ अभी मैंने आपको पहले की स्लाइड में समझाया, उस तरह से आपको डिटेल। यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर के 1000 रुपीज़ ऐसा मैंने IGST मतलब 1000 टैक्सेबल सप्लाई, उस पर 180 मैंने IGST फिल करके रखा है, जो मेरा अभी मैं मानता हूँ कि ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई है। उसके बाद कंफर्म करना है तो ये सेव हो जाता है। फिर है 3.2, उसमें आपको इंटरस्टेट सप्लाईज की डिटेल देनी है, जो मैंने पहले समझा है। जैसे कि आपको यहाँ पर डिटेल देनी रहेगी कॉम्पोजिशन डीलर को जो सेल किया वो, फिर आपको जो UIN को सेल किया वो, एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया वो। यहाँ पे मैंने देखना है, यहाँ पे हमें डिटेल डालनी है कि जो हमने ऊपर जो 1000 लिखा था उसमें से अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई है क्या, वो देखना है। या फिर वो 1000 में से कोई कॉम्पोजिशन डीलर को कोई है, या फिर कोई UIN डील होल्डर को हमने बेचा हो। तो ये 3 में बाइफिकेट करना है। अदरवाइज सपोज एक 3 में से हमारा कहीं पे एप्लीकेबल नहीं बनता है, मतलब कि सपोज मैंने अभी जो 1000 का सेल दिखाया वो सब कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को ही मैंने किया है जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ली है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि सपोज मैंने 1000 पूरा अनरजिस्टर्ड को ही बेचा है, तो मुझे डिटेल देनी है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था। तो यहाँ पे मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई देना है। यहाँ पे फील्ड अभी आ नहीं रहा है, बाकी यहाँ पे स्टेट का लिस्ट आता है। यहाँ पे अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि अनरजिस्टर्ड को कुछ भी नहीं है। फिर आपको कॉम्पोजिशन डीलर कॉम्पोजिशन की डिटेल देनी है कि कॉम्पोजिशन को कुछ हो तो, और UIN होल्डर। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता और कंफर्म करता हूँ। तो अपना ये 3.1 एंड 3.2 हो गया यहाँ पे। फिर आपको डिटेल देनी है एलिजिबल ITC की। एलिजिबल ITC जैसे मैंने बताया कि आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो सकता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो सकता है, इनवर्ड सप्लाईज हो सकता है, या फिर इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD हो सकता है। ये सब कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको टैक्स की ही डिटेल देनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट डिटेल देनी है, फिर सेंट्रल स्टेट्स और स्टेट GST की डिटेल देनी है, या सेस की डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको टैक्स मतलब टोटल वैल्यू ऑफ परचेज की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। फिर पॉइंट बी में है ITC रिवर्सल, जो मैंने आपको बताया कि कुछ आपका रिवर्सल होता हो तो रिवर्सल की डिटेल देनी है। फिर पॉइंट डी में है इनएलिजिबल ITC, ऐसे गुड्स की प्रोक्योरमेंट जिस पे ITC की एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, तो वो डिटेल देनी है। यहाँ पे मैंने ऊपर आप देख सकते हैं कि 100 रुपये की मैंने इनपुट क्रेडिट का बताया, 90 रुपीज़ मैंने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में लिखा है, एंड 100 रुपीज़ मैंने अदर ITC में लिखा है। टोटल आप 190 होगा, उसमें से मैंने 10 का रिवर्सल किया है। सिर्फ ये एग्जांपल है मेरा, तो मेरा नेट ITC बन जाता है 180। तो ये मैं अभी कंफर्म करता हूँ। तो ये हमारा पॉइंट 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 4 हो गया।
अभी हमें फिफ्थ में डिटेल देनी है एग्जम्प्ट, नील रेटेड एंड कॉम्पोजिशन इनवर्ड सप्लाई एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। मतलब कि आपने जो जो परचेज किया, तो आपने कॉम्पोजिशन डीलर से क्या परचेज किया, एग्जम्प्ट गुड्स कितना परचेज किया, या नील रेटेड गुड्स कितने परचेज किए, या नॉन जीएसटी गुड्स कितने परचेज किए, ये सब की डिटेल देनी है, और विथ अ बाइफर्केशन विद इन स्टेट और इंटर स्टेट। तो यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर पे ऐसे फिगर डाली है कि मेरा कॉम्पोजिशन एग्जम्प्टेड 100 रुपये का है, और यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको टैक्स की अमाउंट नहीं देनी है, यहाँ पे आपको फुल बेसिक मतलब टैक्सेबल वैल्यू की डिटेल देनी है। मतलब कि मान लो कि कॉम्पोजिशन डीलर है, तो यहाँ पे तो आपके वैसे भी टैक्स होगा ही नहीं, एग्जम्प्ट में भी टैक्स नहीं होगा, नील में भी नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे बेसिक टैक्स मतलब टैक्सेबल वैल्यू ही देनी है। तो ये मैंने कन्फर्म किया। फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया यहाँ पे 5.1 पे आपको इंटरेस्ट और लेट फी की डिटेल देनी है। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड ऑन अदर देन रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब कि यहाँ पे आपको वॉलेंटरी डिक्लेयर कर देना है कि आपका कोई इंटरेस्ट बनता है कि नहीं। तो आईजीएसटी पे कितना इंटरेस्ट, सीजीएसटी पे कितना इंटरेस्ट, एसजीएसटी पे कितना इंटरेस्ट एंड सेस पे कितना इंटरेस्ट, एंड लेट फी मतलब लेट रिटर्न फाइलिंग की फ़ी लगती है, तो लेट फी एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे लेट फी की डिटेल देनी है। यहाँ पे अभी मैं 0 करके आगे जाने देता हूँ। तो ये अपना 5.1 हो गया। मतलब कि यहाँ पे हमने सारी की सारी डिटेल बना दी है। इसके बाद आपका आएगा कि टैक्स पेएबल कितना है। टैक्स पेएबल के लिए आपको एक बार यहाँ पे ये सेव करना पड़ेगा, सेव जीएसटी 3B में करता हूँ। तो ये आपका देख सकते हो कि सेव रिक्वेस्ट इज़ रिसीव्ड, मतलब कि मेरा फॉर्म सेव हो चुका है। अभी यहाँ पे हम ये पहले नोट देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट मैसेज है एक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि जो इनवर्ड मतलब ये जो क्रेडिट का सेट ऑफ की जो मैकेनिज्म है वो अभी वेबसाइट पे अंडर डेवलपमेंट है, सो ये अभी काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको ये टैक्स पेड की डिटेल यहीं नहीं आएगी। और टैक्स पेड में जैसे हम क्लिक करते हैं उसमें ऐसे आपको आएगा कि जीएसटी 3B सबमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एनेबलिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब कि आपको पहले जीएसटी 3B सबमिट करना है, फिर ही आपको टैक्स पेबल की डिटेल आएगी। यहाँ पे सिंस मेरी डिटेल इनकम्प्लीट है तो मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ। और लास्ट में यहाँ पे होगा कि TDS एंड TCS, यहाँ पे मेरा कोई भी TDS कटा नहीं इसलिए 0 है, अदरवाइज ये ऑटो पॉपुलेटेड फिगर ही होगी ऑलवेज। तो ये है पूरा जीएसटी 3B आपको किस तरह से भरना है। अभी मान लो कि आपका टैक्स पेएबल आता है तो आपको टैक्स भरना किस तरह से है वो भी हम देख लेते हैं। कि आपको ऑनलाइन ही चलन प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको जाना है ये मेनू में जाना है, फिर सर्विसेज में यहाँ पे पेमेंट में जाना है। पेमेंट में आपको आएगा कि जनरेट चलन, क्रिएट चलन, सेव चलन एंड चलन हिस्ट्री। मतलब कि आप चलन क्रिएट कर सकते हो, फिर उसको सेव कर सकते हो, एंड सपोज आपका पेड है, कोई चलन पे कर दिया तो वो आपको चलन हिस्ट्री में भी दिखेगा। यहाँ पे अभी हम क्रिएट करते हैं चलन। ये आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट आपको डालनी है। पहली कॉलम है टैक्स की, दूसरी कॉलम है आपके इंटरेस्ट की, फिर है पेनल्टी, फिर आपको फीस एंड अदर्स। यहाँ पे आपको और यहाँ पे आपको वर्टिकल ये है कि CGST है, IGST है, सेस है या गुजरात CGST। यहाँ पे मेरा गुजरात CGST बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो यहाँ पे मान लो कि मेरा CGST है तो यहाँ पे मैं सपोज 100 अभी करता हूँ, एंड मेरा सेस भी सपोज पेएबल बनता है 50 रुपीज़। तो ये मैंने दो डिटेल देख सकते हो कि टोटल में 150 आ गया है। यहाँ पे आपको फिर सिलेक्ट करना है कि किस तरह से आप पेमेंट करना चाहेंगे। ई पेमेंट भी हो सकता है, NEFT RTGS हो सकता है, या ओवर द काउंटर मतलब आप बैंक के काउंटर में जाके भी पे कर सकते हो। जो नोटिफाइड बैंक है, इतनी सारी बैंक है, वहाँ पे आप चेक, DD या कैश दे के इसको पे कर सकते, ये चलन और उसके साथ चेक, कैश या DD देना रहेगा। या फिर आप ई पेमेंट कर सकते हो या NEFT कर सकते हैं। NEFT के लिए आपको रेमिटिंग बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी। अभी मैं ई पेमेंट करके जनरेट करता हूँ चलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलन जनरेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको सी पिन नंबर आएगा, ये एक चलन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिससे चलन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चलन की एक्सपायरी डेट भी दी गई है, 21/8 मेरी एक्सपायरी है। आज मैंने 6/8 को जनरेट किया तो 21/8 तक मुझे ये चलन का पेमेंट नहीं करता तो ये चलन एक्सपायर हो जाता है, फिर से मुझे चलन जनरेट करना पड़ता है।
फिर आपको यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट ई पेमेंट लिखा हुआ है जो मैंने सिलेक्ट किया था। यहाँ पे मेरा जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर सब आ गया है। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो टैक्स पेमेंट की डिटेल है, यहाँ पे नेट बैंकिंग है। यहाँ पे जैसे ही नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे यूको बैंक सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये आ गया। यहाँ पे मेक पेमेंट जैसे ही करेंगे आपको वो बैंक की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस देखो मेरा ये है क्लिक हियर टू पे। यहाँ पे रिटेल मतलब ये अभी बैंक का, हर एक बैंक का अलग अलग यूज़र इंटरफेस रहेगा। तो इस तरह से आपको ये पे करना है। यहाँ पे अभी मैं बैक जाके जीएसटी की वेबसाइट पे वापस जाता हूँ। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से अगेन जाते हैं अपने रिटर्न पे कि किस तरह से आपका ये रिटर्न है। यहाँ पे अभी, यहाँ पे तो कुछ भी अपडेट नहीं आएगा, आपको सर्विसेज में जाके रिटर्न में जाना है। और ये रिटर्न डैशबोर्ड में आ गया मैं। यहाँ पे मैंने अगस्त महीने का मेरा रिटर्न खोल दिया है। ये भी खुल नहीं रहा है कोई इश्यू के कारण, अदरवाइज लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको ये GSTR 3B फॉर्म भरना कैसे है। होप सो कि ये वीडियो मेरी यूज़फुल रही होगी आपके लिए, और आपको इस वीडियो के तहत आप एकदम इजीली अपने आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको एनकरेज करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। एंड आप और इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gstmadeeasy.com, जहाँ पे हम इंटरेस्टिंग आर्टिकल या वीडियो पोस्ट करते हैं जिससे कि लोगों को जीएसटी की अवेयरनेस आए एंड वो अपने आप ये जीएसटी को टैकल कर सके। थैंक यू दोस्तों, एंड आप डू विजिट आवर फेसबुक पेज ऑल्सो, facebook.com/gstmadeeasy। थैंक यू दोस्तों।